आज हम हिंदी की शुरुआत हिंदी साहित्य का इतिहास से करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास। देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी को एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये प्राचीन संस्कृत से ली हुई है और हिंदी एक भाषा है जिसको अंग्रेजी में लैंग्वेज कहते हैं। भाषा, आप जानते हैं कि भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, जगह जगह बोलियां प्रसिद्ध हैं। जैसे प्रत्येक प्रदेश में आप जाएंगे तो वहाँ की बोली बोली जाती है। यहाँ हम चाहते हैं कि सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास हम जान लें। हिंदी साहित्य का इतिहास जब जानेंगे तो उसे पता चलेगा कि इसका इतिहास क्या है। तो साहित्य को सबसे पहले ले लीजिए। तो साहित्य के संबंध में, साहित्य को अंग्रेजी में हम कह सकते हैं लिटरेचर। तो इसके संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत प्रचलित किए हैं। इनमें प्रमुख रूप से आचार्य डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, आचार्य डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी का नाम आप सुने हैं, जानते भी हैं और इनको पढ़े भी हैं। तो इन्होंने अपनी परिभाषा दी साहित्य के संदर्भ में और कहा, इनकी परिभाषा को आप नोट भी कर सकते हैं और बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि ये परिभाषा थोड़ी कठिन है। इन्होंने कहा कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ के जनता के चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब है, तब यह निश्चित है कि वहाँ के जनता के चित्तवृत्तियों में जिस तरह से परिवर्तन होता चला जाता है, उसी तरह से साहित्य में भी परिवर्तन होता चला जाता है। तो ये समझने का एक तरीका है, इन्होंने बताया साहित्य को हम कैसे समझ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक देश का जो साहित्य है, वहाँ के जनता, जनता माने हम लोग, आम लोग, वहाँ के लोग जो होते हैं उनके चित्तवृत्तियों अर्थात मन पर आधारित होता है। तो जिस तरह से हम अपने मन में किसी भी वातावरण को, किसी भी वस्तु को बसा लेते हैं और जब साहित्य लिखने चलते हैं तो हमारे मन में जिस तरह का भाव विद्यमान रहता है, उसी तरह से हम साहित्य लिखते चले जाते हैं। अब जैसे हमारे मन में खुशी हो, हर्ष हो, तो हम साहित्य लिखेंगे तो उस साहित्य में थोड़ा सा खुशी और हर्ष जाहिर हो जाएगा, दिखाई देने लगेगा। इसका मतलब है कि उस पर असर, हमारी जो खुशी है, जब मैं कविता लिखूंगा या निबंध लिखूंगा या कहानी लिखूंगा या हिंदी साहित्य के जितने भी अंश हैं, अगर कुछ भी लिखा जाएगा तो उस पर उसका असर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग दुखी होते हैं तो साहित्य में भी जब लिखेंगे तो दुख आ जाएगा। मैं उदाहरण दूंगा, बताऊंगा कि कैसे सुख और दुख और कैसे वातावरण पर लोग लिख देते हैं। तो ये जो परिभाषा है वो साहित्य समझने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने कहा कि जनता में, यानी जो कवि होते हैं, जो लेखक होते हैं, जो कहानीकार होते हैं, जो उपन्यासकार होते हैं, जो निबंधकार होते हैं, जो आलोचना लिखते हैं और जो रेखा चित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, अन्य जो हिंदी साहित्य की विधाएं हैं,
उन सबको लिखने वाले तो एक आम आदमी ही होते हैं। सभी मनुष्य होते हैं जो लिखते हैं। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो परिभाषा है वो बिल्कुल सटीक बैठती है, इसलिए इसको हम लोग इसका अध्ययन कर सकते हैं, इसको अपने मन में बसा सकते हैं, रख सकते हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी ने जो परिभाषा दी, अब बताइए। अब सीधा सीधा हम उठाते हैं जयशंकर प्रसाद जी को। नाम सुना है आपने? जयशंकर प्रसाद जी इनकी जो रचनाएं हैं, इन्होंने कविता भी लिखा है, कहानी भी लिखा है, निबंध भी लिखा है और महाकाव्य भी लिखा है। उन कविताओं में जो श्रेष्ठ है, कामायनी का नाम सुने हैं आप। कामायनी में जो इन्होंने महाकाव्य लिखा है, कामायनी एक तरह से महाप्रलय की घटना है। जयशंकर प्रसाद जी ने सर्गों में विभाजित किया है, जैसे चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, ईर्ष्या, ईड़ा, निर्वेद, रहस्य, आनंद, जुगुप्सा, ये सब रहस्य कामायनी के अंतर्गत है। इसीलिए कामायनी को महाकाव्य मान लिया गया, क्योंकि महाप्रलय की घटना उसमें इंगित है। और महाप्रलय जब हुआ तो इस संसार में मनु और श्रद्धा को छोड़कर कोई अवशेष नहीं बचा था, ये सब लोग जानते हैं। और इस धरती पर पूरा जलप्लावन हो गया, पानी ही पानी हो गया। मनु श्रद्धा अच्छा कार्य किए, इसलिए उनको भगवान विष्णु ने जीवित रखा और उन्हीं से सृष्टि की जो कल्पना की गई है, सृष्टि का जो एक तरह से उद्धार हुआ है, पुनः हम लोग सभी लोग आ गए उन्हीं लोगों के माध्यम से। कहीं ना कहीं ये जयशंकर प्रसाद जी जो महाप्लावन की घटना है, जलप्लावन की घटना है, उसी से संबंधित इन्होंने लिखा है। तो जलप्लावन की घटना को लिखा है कामायनी में। एक तरफ ये देखिए, दूसरे तरफ देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जिन्होंने अपनी कविताएं लिखी है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि एक कविता उनकी है सरोज स्मृति, एक कविता है वह तोड़ती पत्थर। तो सरोज स्मृति में उन्होंने दिखाया कि जो सरोज उनकी पुत्री है, असमय में उसकी मृत्यु हो जाती है, लिहाजा सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जो थे वो बहुत दुखी हो गए। और सरोज की याद में जो उन्होंने कविता लिखा है वो गजब की कविता है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें कितना करुणा भरा हुआ है, कितना दुख है। और दूसरी तरफ उनकी जो कविता है वह तोड़ती पत्थर। इलाहाबाद एक बार जा रहे थे निराला जी, रास्ते में उन्होंने देखा कि एक जो है स्त्री फटे पुराने कपड़े पहनकर पत्थरों पर, पहाड़ों पर चढ़कर पत्थरों को काट रही है। और वो भी जेठ महीना था और उस जेठ महीने के दोपहर में, जिसमें कड़ाके की धूप होती है, और उसमें वो पत्थर काट रही है। क्यों काट सकती है एक स्त्री, एक महिला, एक अबला, एक नारी? क्योंकि आप जानते हैं कि नारी जो है रोटी, कपड़ा और मकान, ये मनुष्य की 3 आवश्यकताएं हैं, और इसी की पूर्ति के लिए मनुष्य कोई काम करता है। वह रोटी के लिए पत्थर काट रही है। निराला जी देखे और देखे तो वो देखते रह गए, दंग रह गए कि एक महिला दोपहर में धूप में, उसके पैरों में चप्पल तक नहीं है और वो पत्थर काट रही है, जल रही है। और फिर उन्होंने लिखा कि वह तोड़ती पत्थर देखा जब मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर।
नहीं थे छायादार पेड़, नहीं उसके, और इस पर उन्होंने बताया है कि वह पत्थर काट रही है, धूप है, और फिर भी वह पत्थर काट रही है। इस भारतवर्ष के लोगों पर निराला जी का तीखा प्रहार है, व्यंग है। जो धनी वर्ग के लोग हैं, पूंजीपति वर्ग के लोग हैं, जो कारखाने वाले लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, उन पर तीखा प्रहार उन्होंने किया है। इसलिए किया है कि आप देखिए, एक नारी जो है, जहां स्त्रियों की पूजा की जाती है, कहा गया है मनुस्मृति में कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर नारियों की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं, मनुस्मृति में ये कहा गया। और आप भारत के लोग भूल गए और एक नारी पत्थर तोड़ रही है दोपहर में, रोटी के लिए, कपड़ा के लिए, मकान के लिए। इसलिए उन्होंने तीखा प्रहार किया। तो देखिए एक कवि का मन कैसे बदल जाता है। एक कवि जो है रास्ते में चल रहा है, किसी के दुख को देखकर दुखी हो जाता है, संवेदित हो जाता है, अपनी संवेदना को प्रकट करता है, एक वो कवि है। और वही निराला एक जगह उनकी पुत्री का निधन हो जाता है असामयिक। ऐसे में सरोज जो पुत्री थी, उसके याद में लिखे हैं सरोज स्मृति। तो ये दो तरह की अलग अलग कविताएं हो गई है कहीं कवि की, इसे कहते हैं साहित्य। अब फिर अगले दिन